जय हिंद साथियों। यहाँ से हम टेस्ट लगा रहे हैं। यूनिट 3 का टेस्ट है जिसमें हम भारत की ज्योग्राफी जो है उसको समझेंगे। पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ, झीलें, जलवायु से संबंधित घटनाएं, जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे सब टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। ये टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और फिर अगला टेस्ट भी है इसके बाद। तो देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं एक ही बार में। तो करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो समझेंगे ही, एक क्वेश्चन से वो आंसर तो मिलेगा ही आपको, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो हैं और भी कुछ फैक्ट हम समझते जाएंगे, तो उसकी भी आपकी अच्छी शानदार तैयारी होने वाली है। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि देखो अब समय ऐसा ही है कि इन 2 दिन में हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगा सकें तो लगा लेंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व हो जाए, है ना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आज का जो पहला प्रश्न है इस MCQ क्लास का, पहले ये भी बता दें कि ये जीनियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट हैं और बहुत शानदार तरीके से इन्होंने टेस्ट को बनाया है। तो पहला क्वेश्चन है, हिमालय का निर्माण समानांतर बलित श्रेणियों से हुआ है, इनमें से सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है। पूछा जा रहा है कि जो हिमालय का निर्माण है वो समानांतर बलित श्रेणियों से हुआ है। आपने पढ़ा होगा ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, है ना, धौलाधर रेंज। तो ये पूछा जा रहा है इनमें से सबसे पुरानी कौन सी है, सबसे पुरानी कौन सी है। तो देखो हम इसलिए नहीं रुकेंगे कि आप आंसर करें, हम सीधे आंसर बताते जाएंगे जल्दी जल्दी आपको, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाने हैं। तो आप ध्यान से देखते रहेंगे, अगर आपको जो भी पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। इसका सही आंसर है ग्रेट हिमालयन रेंज। क्या है? ग्रेट हिमालयन रेंज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो सिलबटों और निर्माण की आयु के आधार पर जो हिमालय को 4 समानांतर संरचनाओं में बांटा गया है। सबसे पुराना जो है वो ट्रांस हिमालयन रेंज है, फिर महान हिमालय आता है, फिर मध्य हिमालय आता है और फिर शिवालिक हिमालय आता है। लेकिन जो हमें विकल्प दिए गए हैं उसमें महान हिमालय हिमालय की सबसे पुरानी श्रेणी है ना, महान हिमालय इन विकल्पों में। तो वैसे तो है ट्रांस हिमालय सबसे पुरानी श्रेणी, लेकिन ये जो विकल्प है ना 4, इनमें जो दिया गया है ना वो ग्रेट हिमालय ही सबसे पुरानी श्रेणी है। तो हमारा आंसर यही होगा, ग्रेट हिमालय होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे युवा बलद पर्वत, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। सबसे युवा पूछा जा रहा है ना, तो हम जानते हैं कि नवीन बलित पर्वत श्रृंखला हिमालय है, और हिमालय में ही कौन सी है, शिवालिक है, शिवालिक श्रेणी है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी जो है वो सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। शिवालय हिमालय का निर्माण जो है वो अंत में हुआ है, सबसे आखिरी चरण में हुआ है, इसलिए इसे सबसे युवा पर्वत भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। तो पीर पंजाल श्रेणी जो है वो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या उत्तराखंड में। इनमें से बताना है हमें कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है। तो पीर पंजाल श्रेणी आपने देखा होगा, पीर पंजाल श्रेणी जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये मध्य हिमालय का हिस्सा है और यह हिमालय प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक फैला हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में है। अटल सुरंग निम्नलिखित हिमालय श्रृंखलाओं में से किस एक के पार है? तो अटल सुरंग की बात की जा रही है कि हिमालय श्रृंखला में से किस में है, ये पूछा जा रहा है सीधे सीधे। तो इसका जो सही आंसर है पूर्वी पीर पंजाल में है। कहाँ पर है? पूर्वी पीर पंजाल में है अटल सुरंग। अटल सुरंग के बारे में कुछ और जान लो। यह मनाली और लोह स्फीति घाटी को जोड़ती है। जो अटल सुरंग है यह मनाली और लाहौल स्फीति को जोड़ती है। यह 9.02 किलोमीटर लंबी है और इसका जो निर्माण है सीमा सड़क संगठन, है ना, सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है। सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर और यात्रा के समय को लगभग 4 से 5 घंटे तक कम कर देगी। रणनीतिक रूप से यह सशस्त्र बलों को लद्दाख पहुंचाने में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। तो पूछा जाए अटल सुरंग हिमालय श्रृंखला में कहाँ स्थित है, तो पूर्वी पीर पंजाल में है ना। इसकी लंबाई 9 किलोमीटर है, 9.2, और ये मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ती है। इतनी चीजें याद रखनी है। मणिपुर से क्वेश्चन है, मणिपुर की पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन कौन
मणिपुर की पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन जो है किसका अच्छा उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है किसका अच्छा उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेक लेक्सरिटन मैदान का अच्छा उदाहरण है ना। अतीत में एक झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव बने मैदान को लेकेस्ट्रिन मैदान कहा जाता है। कैसा होता है, जो पुराने समय में एक झील के अस्तित्व के कारण जो तलछट में जमा हो जाता था ना, उन्हीं बेसिन को लैक्टिक बेसिन मैदान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो ये तो आपको पता ही है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली है। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लो। यह जो श्रृंखला है गुजरात, राजस्थान और हरियाणा राज्य होते हुए उत्तर पूर्व दिशा में 800 किलोमीटर लंबी तक चलती है। वहीं एक यूटी भी इसमें शामिल है, दिल्ली है ना, दिल्ली में जाके समाप्त होती है। ये अत्यधिक अपरदित चौड़ी है और टूटी हुई पहाड़ियों के रूप में पाई जाती है। यह सबसे पुराना बलित पर्वत है। कैसा है? सबसे पुराना बलित पर्वत है। इसका निर्माण जो है प्री कैम्बियन युग में हुआ है। कब हुआ है? प्री कैम्बियन युग में। इसकी सबसे ऊंची चोटी को आपको याद रखना है, कौन सी है? गुरु शिखर है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, गुरु शिखर आपको याद रखनी है, गुरु शिखर याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की तो आपको पता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है। कौन सी है? अनामुड़ी है दक्षिण भारत की चोटी। यह पश्चिमी घाट के पहाड़ों का एक हिस्सा है। किसका है? पश्चिमी घाट के पहाड़ों का ये हिस्सा है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। 2695 मीटर है और एक केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। कहाँ पर है अनामुड़ी? केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जुड़ते हैं आपस में? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जुड़ते हैं, तो इसका सही आंसर है नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ी जो है, यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का ये मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ी। देखो, नीलगिरी की पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार है ना, प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी घाट के मिलन, पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर है। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगर नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो डोडा बेट्टा होगी। क्या होगी? डोडा बेट्टा होगी, जो कि 2637 मीटर की ऊंचाई है उसकी। तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है। आपको इस क्लास का ये फायदा है कि देखो, ये क्वेश्चन तो पता चल ही रहा है, उसके साथ हम कुछ और भी फैक्ट बताते जा रहे हैं, तो वो भी याद होते जाएंगे अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 9 है, इलायची पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? किस राज्य की सीमा पर स्थित हैं, ये बताना है। तो इलायची पहाड़ियाँ जो हैं वो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। कहाँ पर? केरल और तमिलनाडु की। इलायची पहाड़ियों के बारे में थोड़ा सा जान लो। इलायची पहाड़ियाँ दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण भारत में दक्षिण पूर्व केरल और दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु की सीमा पर ये स्थित हैं। इन्हें इलायची मसाले से आया है इनका नाम, और यहाँ भी उत्तर पश्चिम में अनामलाई पहाड़ियों और उत्तर पूर्व में जो है वो पलानी पहाड़ियों और दक्षिण में अगस्त पहाड़ियों से जुड़ती हैं। तो इनके घेर के भी 3 पहाड़ियां हैं ना, इनको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से पूर्व से पश्चिम दिशा में हिमालय की चोटियों का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम दिशा में पूछा जा रहा है इस प्रकार से, इस तरीके से है ना, इस तरीके से पूर्व से पश्चिम दिशा में कौन सा सही क्रम है, तो आपको बताना है। आप ध्यान से देखेंगे ना। देखो, हम जानते हैं कि हिमालय का सबसे पूर्वी हिस्सा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा है। तो एक तो इसमें हो सकता है और या इसमें हो सकता है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा, है ना। उसके बाद नामचा बरवा से आप इस साइड को चलोगे, इन ऑप्शनों में देखोगे तो आपको मिलेगा कंचनजंगा। तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों ही सही होते जा रहे हैं। उसके बाद जो है आपको नंदा देवी मिलेगा और माउंट एवरेस्ट। तो सबसे पहले मिलेगा माउंट एवरेस्ट, अगर आप ऐसे चल रहे हो ना, तो यहाँ पे मिलेगा आपको नामचा बरवा, फिर मिलेगा कंचनजंगा सिक्किम में, फिर मिलेगा माउंट एवरेस्ट नेपाल में। कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट नेपाल में। और फिर नंदा देवी मिलेगी यहाँ पर, है ना, उत्तराखंड में। तो आप देखो कैसे पूरब से पश्चिम बताना था, तो ये हमने बना दिया पहले पूरब से पश्चिम हिमालय को, है ना। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा नामचा बरवा। क्या मिलेगा? नामचा बरवा, तिब्बत अरुणाचल प्रदेश में। फिर आप सिक्किम में आओगे, सिक्किम नेपाल में, यहाँ पर क्या मिलेगा? कंचनजंगा।
फिर और पश्चिम की साइड जाओगे तो आपको हिमालय मिलेगा, माउंट एवरेस्ट मिलेगा। कहाँ पर? नेपाल में। और फिर और भी ज़्यादा पश्चिम में आओगे आप तो यहाँ पर उत्तराखंड में मिलेगा नंदा देवी। क्या मिलेगा? उत्तराखंड में नंदा देवी मिलेगा उत्तराखंड में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाता है। एमसीक्यू लगाने का यही फायदा है कि हमें अलग अलग प्रकार के जो है मेंटेलिटी बनाने का फायदा मिलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीलोंग घाटी कौन सी? नीलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? नीलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो नीलोंग घाटी जो है वो उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है नीलोंग घाटी। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है नीलोंग घाटी। किस के? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है। भारत में साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि भारत में साइलेंट वैली जो है वो केरल में है। कहाँ पर है? केरल के पलक्कड़ जिले में है साइलेंट वैली। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। तो साइलेंट वैली जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, यह भी याद रखना है। पाल घाट किसके बीच है ना? पाल घाट जो है वो किसके बीच है ये बताना है कि पाल घाट किसके बीच है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है पाल घाट। क्या है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है पाल घाट। तो पालघाट दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह केरल में स्थित है। और थालघाट, भोरघाट और पालघाट पश्चिमी घाट के जो है मुख्य दर्रे हैं, इनको भी याद रखना है। तो उनके बारे में भी आप एक बार पढ़ के जाना। पालघाट का पूछा जाए तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है, इतना आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह की ओर जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह की ओर जाता है पूछा जा रहा है। तो जोजिला दर्रा जो है वो लेह की ओर जाता है। कहाँ जाता है? जोजिला दर्रा लेह की ओर जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? ये पूछा जा रहा है। उत्तराखंड में स्थित, तो ये तो आसान था बताना है ना। लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। एक एक करके सभी दर्रों की जो है वो बात कर लेते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है। तो नंबर 16 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, हमें ये बताना है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा गंगोत्री ग्लेशियर, है ना। गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो 26 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद इन सबका नंबर आता है ना। तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है सबसे बड़ा होगा। अच्छा, ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा क्या? ऐसा प्रश्न पूछना तो नहीं चाहिए उनको, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सभी ग्लेशियरों की लंबाई थोड़ी पूछते रहेंगे। पढ़ना ये बच्चों के लिए कठिन हो जाएगा फिर तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं आना चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेघालय पठार किसका भाग है? ये पूछा जा रहा है मेघालय पठार किसका भाग है। तो जब हमने ज्योग्राफी की एक क्लास देखी थी प्रायद्वीपीय पठार, जब हम देख रहे थे तो हमने क्या देखा था कि मेघालय का पठार जो है वो मालदा गैप के द्वारा जुड़ा हुआ है ना। मालदा गैप से द्वारा जो है वो अलग होता है इससे। तो मालदा गैप के दौरान जो प्रायद्वीपीय पठार है वो मेघालय के पठार से अलग होता है। लेकिन ये जो मेघालय का पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, हमने ये देखा था, है ना। तो ये इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो दंडकारण्य पूछा जा रहा है कि भारत के किस भाग में स्थित है। तो दंडकारण्य के पठार आपको पता ही है। दंडकारण्य जो है वह भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो कहाँ होगा? मध्य भारत में है, सी होगा इसका सही आंसर। दंडकारण्य का जो पठार है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कहाँ तक फैली हुई है? पूछा जा रहा है कि भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है कहाँ तक फैली हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तट से 12 मील तक जो है वो भारत की समुद्री सीमा फैली हुई है। तट से 12 मील तक, तट से 12 मील तक की जो जगह है ना वो भारत की है। वहाँ पे कोई भी और गश्त नहीं कर सकता है ना, भारत ही करते हैं वहाँ पे। इसीलिए जो भी इसके अंदर में आ जाता है ना हम उसे पकड़ के अपने यहाँ ले आते हैं और फिर उनको कैदी बनाया जाता है और फिर उन पर सुनवाई होती है। तो ऐसा अपने जो मछुआरे होते हैं, भारतीय मछुआरे, उनके साथ भी ऐसा होता है। कभी कभी वो श्रीलंका के ज़्यादा ही करीब पहुंच जाते हैं तो श्रीलंका उन्हें क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, फिर छोड़ना पड़ता है बाद में, ऐसा होता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो ये पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है उससे जो तट लगा हुआ है उस तट को क्या कहते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किस तट के नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है।
कोरोमंडल तट दक्षिण पूर्व आंध्र प्रदेश में फाल्स डिवी बिंदु से दक्षिण में तमिलनाडु के कैप कोमोरिन कन्याकुमारी के बीच चलता है। यह कृष्णा डेल्टा और कैप कोमोरिन के बीच स्थित है कोरोमंडल तट। तो पूछा जाए कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, तो कोरोमंडल तट है। अगला है, भारत के पश्चिमी तटीय उत्तरी मैदान का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो भारत के जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इनका जो उत्तरी भाग है किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है कोंकण के नाम से जाना जाता है। किस? कोंकण के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण के नाम से। देखो, पश्चिमी तटीय मैदान कुछ इस प्रकार से हैं, आप डायग्राम में देखेंगे मैदान इस प्रकार से है ना। तो पश्चिमी तटीय मैदान यहाँ पर फैले हुए हैं इस प्रकार से ना। तो उसका जो उत्तरी भाग पूछा जा रहा था, कौन सा उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल की बात हो रही है कि 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है 10 डिग्री चैनल जो है वो निकोबार द्वीप समूह और अंडमान को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल का विस्तार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार के बीच में है, इसलिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। तो कहाँ स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप? पुलिकट झील के पास है। कहाँ पर है? पुलिकट झील के पास है श्रीहरिकोटा द्वीप। पुलिकट झील के पास है। देखो, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप कमेंट करें, या मैं रुक नहीं रहा हूँ इसलिए कि आप अगर आप आंसर करना चाहते हो तो आप स्पीड थोड़ी धीमी कर सकते हो, है ना, वीडियो की। तो वो ऑप्शन होता है उसमें, तो उससे आपको कमेंट कर सकते हो साथ साथ। और समय कम है, बहुत सारे क्वेश्चन लगाने हैं, इसलिए हम सीधे आंसर भी बताते जा रहे हैं आपको जल्दी जल्दी, ताकि ये एमसीक्यू बेस्ड में तो हम पढ़ ही लें इनको, और वन लाइनर के रूप में भी हम इन्हें पढ़ लें, है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो है कंटेंट तैयार हो जाएगा। तो श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? पुलिकट झील में है। थोड़ा सा जानो आप। ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ना, पुलिकट झील को किससे? बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो श्रीहरिकोटा में ही स्थित है। कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहीं पर है, ये आपको याद रखना है। द्वीप समूह लक्षद्वीप है। तो द्वीप समूह लक्षद्वीप है, क्या है? मूंगा चट्टान का संचयन है क्या? या फिर ज्वालामुखी का संचयन है? क्या है? या फिर ज्वालामुखी पदार्थों का संचयन है, मृदा अपसादन है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या है इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, मूंगा चट्टान का संचय है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल भित्तियों का एक समूह है। भारत में मूंगा चट्टान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन और कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। ये किससे बना है? प्रवाल भित्तियों से बना है, मूंगा चट्टान का संचय है, लक्षद्वीप समूह, है ना। इतनी चीजें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय तट से सबसे दूरस्थ द्वीपों में से एक है? ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है भारतीय तट से, है ना। तो देखो, भारतीय तट कुछ इस प्रकार से ऐसे है ना, इनसे सबसे दूर स्थित द्वीप कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो इनमें से कौन सा है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा मिनिकॉय। कौन सा? मिनिकॉय जो है वो इनसे सबसे दूर होगा, अर्थात ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा, मिनिकॉय। मिनिकॉय भारतीय तट से सबसे दूर स्थित द्वीपों में से एक है। भटकल, अरनाला और हेनरी प्रायद्वीप ये द्वीप की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मुझे विश्वास है कि इसका आंसर तो आपको निश्चित रूप से पता होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा जो है किस नाम से जानी जाती है? कहना ये चाह रहे हैं वो, है ना। तो इसका सही आंसर है पद्मा के नाम से जानी जाती है। किसके? पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा ब्रह्मपुत्र नदी जिसे जमुना के नाम से जाना जाता है से मिलती है ना। इसके अलावा यह मेघना नदी से मिलती है और आमतौर पर इसे मेघना के नाम से भी वहां पर जाना जाता है। तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, यमुना नदी उद्गम स्थल। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? पूछा जा रहा है यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपूंछ। क्या है? बंदरपूंछ। तो यमुना नदी जो है उद्गम बंदरपूंछ पर्वतमाला के निकट यमुनोत्तरी ग्लेशियर से होता है। कहाँ से? यमुनोत्तरी ग्लेशियर से होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की कुछ और सहायक नदियों में आपको याद रख लेना है, हम बोल रहे हैं, आप सुनना ध्यान से। देखो, तीस्ता, कामेंग, सुबनसरी,
धनसरी, बूढ़ी, दिहांग, दिबांग, कोपिली, ये ब्रह्मपुत्र की और सहायक नदियां हैं ना, इनको याद रख लेना है। तो देखो, तीस्ता, कामेंग, सुबनसरी, धनसरी, बूढ़ी, दिहांग, दिबांग और कोपिल। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, यह भी याद रखना है। तो क्या कहा जाता है तिब्बत में? सांगपो कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है, ये याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को ही दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? जमुना के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभाजित होती है, कुछ मील आगे जाकर फिर से मिल जाती है, जिससे श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीप बनते हैं? ये पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी है। तो वो कावेरी नदी है, जो 3 बार जो है अलग होती है, अपनी धाराओं को 2 हिस्सों में बांट लेती है, आगे जाके वापस से फिर मिल जाती है ना। इस प्रकार से उसने श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीप को बनाया है। इतना याद रखना है। देखो, कुछ चीजें कावेरी नदी के बारे में भी याद रख लेना आप, है ना। ये बहुत शानदार क्लास होने वाली है बेटा, आप यकीन करो या ना करो, लेकिन यकीन कर लोगे ना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। तो पूछा जाए कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। एक चीज याद रखनी है। दूसरा, 800 किलोमीटर ये बहती है इस क्षेत्र में लगभग, है ना, और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर बहती है। तो 3 राज्यों से बहती है कावेरी नदी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। साथ ही यह नदी दक्कन के पठार में श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का भी निर्माण करती है कावेरी नदी। तो कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कर्नाटक में। कौन कौन से राज्यों में बहती है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अगली नदी पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? पूछा जा रहा है कौन सी नदी जो है वो उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन देखने का कुछ तरीका देखो, इस प्रकार से देखो। पहले तो नर्मदा तो उड़ीसा में बहती नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। ताप्ती भी नहीं बहती है, तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों में कभी कभी डाउट हो सकता है कि हो सकता है ये दोनों नदियां ना पता हो, हमें ना ज्ञात हो, आपको जानकारी ना हो, है ना। तो फिर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। किसी भी एक नदी के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो फिर आपको देखनी होगी क्या? अवस्थिति देखनी होगी। आपने देखा कि दक्षिण भारत जो है वो कुछ इस प्रकार से है ना, और यहाँ पर मध्य प्रदेश है, और उड़ीसा कहाँ पर है? यहाँ पर है ना, उड़ीसा यहाँ पर है। यहाँ छत्तीसगढ़ है और यहाँ उड़ीसा फैला हुआ है इतने में। तो महानदी कुछ इस प्रकार से आती है और ऐसे जाती है, तो महानदी डेल्टा बनाती है। तो क्या होगा इसका आंसर? सही आंसर हो जाएगा, महानदी जो है वो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी याद रख लेते हैं कि कहाँ से निकलती है ना महानदी। महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से। कहाँ से? सिहावा पहाड़ियों से निकलती है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके पारादीप के पास एक डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। पूरे भारत का पूछा जा रहा है ना कि दूसरा सबसे बड़ा जो है नदी बेसिन कौन सा है। तो पहला तो है गंगा, है ना। गंगा के बाद जो दूसरा है वो है गोदावरी। कौन सा है? गोदावरी बेसिन जो है वो गंगा के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। नर्मदा लगा के मत आ जाना, महानदी लगा के मत आ जाना। गोदावरी बेसिन जो है वो गंगा के बाद दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यह त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो गोदावरी नदी जो है वो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र में, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से उड़ीसा, पुडुचेरी और कर्नाटक में इसका जो है बेसिन फैला हुआ है। बेसिन की बात कर रहे हैं, नदी यहाँ से होकर नहीं जाती सभी से, है ना। नहीं तो आप कहो कि इन सभी राज्यों से होकर बहती, नहीं। इसका बेसिन फैला हुआ है, यहाँ यहाँ से इसमें जल आता है ना, उसको ही बोलते हैं बेसिन। ये 9th क्लास की चीजें हैं, आप लोगों ने ध्यान से पढ़ ली होती तभी तो आज इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र से होकर बहती हैं? ये पूछा जा रहा है कि जो चंद्रा और भागा नदियां हैं किस क्षेत्र से होकर बहती हैं। तो ये बहती हैं लाहौली क्षेत्र से। कहाँ से? लाहौल क्षेत्र से। लाहौल क्षेत्र से बहती हैं। भागा और चंद्रिया नदियां लाहौल घाटी में बहती हैं। चंद्रा नदी चंद्रताल के पास एक ग्लेशियर से निकलती है, जबकि भागा नदी बारालाचा के पास से निकलती है। इतना याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हगारी नदी किसकी सहायक नदी है? हगारी नदी की बात पूरी है कि हगारी नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो ये तुंगभद्रा की है। किसकी है? तुंगभद्रा की सहायक नदी। इसके बारे में बस इतना ही जानो। त्रिवेणी नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो त्रिवेणी नहर की बात की जा रही है
कि त्रिवेणी नहर जो है वो किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। किससे? गंडक नदी से पड़ती है और यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हो, है ना? किसने इसका नेतृत्व किया था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी भ्रंश घाटी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है? भ्रंश घाटी की बात हो रही है यहाँ पे। कौन सी नदी जो है वो अपनी भ्रंश घाटी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दामोदर। क्या है इसका सही आंसर? है दामोदर। दामोदर नदी अपनी भ्रंश घाटी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है ना? तो इतना याद रखना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये बहती है। पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में विनाशकारी बाढ़ के कारण दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। किसे? बंगाल का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर 36 में ये बताना है कि कौन सा इनमें सम्मिलित नहीं है। क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो लुधियाना और रावी ये जो है सम्मिलित नहीं है। और लुधियाना रावी नदी के तट पर नहीं है। जबकि इसके अलावा जो सही है उनको देख लेते हैं। तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे पर है, जबलपुर नर्मदा के तट पर है, सूरत तापी नदी के तट पर है। इतना तो सभी को पता होता ही है। इसके अलावा जो जानना है हमें वो ये है कि लुधियाना सतलुज नदी के तट पर है। किस पर है? सतलुज नदी के तट पर है लुधियाना, ना कि रावी नदी के तट पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये पूछा जा रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो ये कावेरी पर है। किस पर है? कावेरी पर है। भारत का कौन सा झरना नियाग्रा फॉल्स के नाम से प्रसिद्ध है? नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात को जो है नियाग्रा फॉल्स के नाम से जाना जाता है। भारत के नियाग्रा फॉल्स के नाम से जाना जाता है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कौन सी? चिल्का झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अब चिल्का झील आपको अंदाजा लगाना है कि कहाँ है। तो पहले तो आपको पता है कि उड़ीसा में है ना। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अब देखना है कि कौन से तट जो हैं वो पूर्वी घाट की तरफ है ना। तो जो पूर्वी घाट की तरफ नहीं है उनको तो काटना पड़ेगा। पहले तो कर्नाटक जो है इसको काटो और कोंकण तट को काटो, है ना। अब हम आते हैं इस साइड। तो आपको पता है उत्तरी सरकार है कहाँ पे? उड़ीसा में। उत्तरी सरकार जो घाट है ना उसको बोला जाता है, उड़ीसा में जो घाट है उसको उत्तरी सरकार बोलते हैं। चिल्का झील उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर एक लैंगून झील है। कैसी है? लैंगून झील है। उड़ीसा तट को उत्तरी सरकार भी कहा जाता है। उड़ीसा तट को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार भी कहा जाता है। कर्नाटक तट कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में स्थित है। वहीं कोंकण तट महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित है और मालाबार तट केरल के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसलिए ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी सरकार। अगला क्वेश्चन है, बर्फ से ढकी घेपन झील है स्थित है। तो बर्फ से ढकी घेपन झील की बात की जा रही है ना, कहाँ पर है? अब बर्फ से ढके होने की बात हो रही है तो जहां बर्फ होता होगा वहीं चलना पड़ेगा फिर हमें, है ना। तो ये होगा हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? ये बताना है कि इनमें से कौन सी एक कृत्रिम झील है। तो पहला ही है कृत्रिम झील, है ना, कोडाई कनाइल। ये जो है तमिलनाडु की कृत्रिम झील है। यह एक कृत्रिम और मीठे पानी की झील है। शहर तमिलनाडु के कोडाई कनाल शहर के डिंडीगुल जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बोला जा रहा है कि मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है कहाँ से हुई है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी शब्द के मौसम से। किससे? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। इसलिए आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? पूछा जा रहा है इनमें से किस में जो है वो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो हमें पता है कि मासिन राम में होती है। कहाँ पर? मासिन राम में होती है। भारत और विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है मेघालय के मासिन राम में दर्ज की जाती है। इसे बादलों की भूमि भी कहा जाता है और मासिन राम पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? मेघालय राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय मानसून को मौसमी विस्थापन द्वारा दर्शाया जाता है क्योंकि, ऐसा क्यों किया जाता है? मौसमी विस्थापन के द्वारा क्यों दर्शाया जाता है? कि भूमि और समुद्र का भिन्न तापमान होता है, इसलिए ऐसा होता है। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जो कि जलवायु से संबंधित है ना। तो ये याद रखना है क्योंकि इस बार जलवायु से संबंधित कुछ नए टॉपिक जो हैं वो शामिल किए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 45 है, कोपेन ने भारत के महान समुद्र मैदानों की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इन्होंने किया है CWG का प्रयोग किया है। किसका? CWG का प्रयोग किया है। उत्तरी गंगा के मैदान के अधिकांश भागों में जो है वो CWG जलवायु पाई जाती है। गर्मियों में तापमान लगभग 40 डिग्री तक बढ़ जाता है और सर्दियों में 27 डिग्री तक गिर जाता है। गौरतलब है कि कोपेन ने जो है वो CWD का उपयोग किया है इनके लिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य। देखो, उत्तर पूर्व मानसून की बात हो रही है ना, उत्तर पूर्व मानसून जो आता है ना, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? हम आपको पहले ये बता दें कि ये रफ मैप है ना। मान लो भारत ऐसा है तो उत्तर तो ये हो गया है ना, उत्तर ये हो गया और पूर्व ये हो गया। तो यहाँ से जो हवाएं आती हैं ना, उनसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो कहाँ होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा जो है वो कहाँ होती है? तो माफ कीजिए, सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में होती है सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है लेकिन फिर भी इसे प्यासी भूमि माना जाता है। इसका वजह क्या है? तो देखो, भारत में ना उच्चावच बहुत है, इसलिए पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा जल का त्वरित बाष्पीकरण हो जाना। क्यों क्यों ऐसा होता है त्वरित बाष्पीकरण? क्योंकि हम जो है वो कर्क रेखा से और भूमध्य रेखा के पास है। हमारे मध्य से जो है, भारत के मध्य से कर्क रेखा निकलती है। केवल कुछ महीनों के दौरान ही वर्षा की सघनता होती है, बाकी तो धीमी धीमी वर्षा होती रहती है। इसीलिए ये सब कारण है कि इसे प्यासी भूमि माना जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा किसके कारण होती है? ये पूछा जा रहा है कि भारत के जो उत्तरी मैदान हैं उन्हें शीतकालीन वर्षा कैसे प्राप्त होती है, क्यों होती है शीतकालीन वर्षा? तो इसका जो कारण है, पश्चिमी विक्षोभ इसका कारण है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ इसका कारण है। ये कहाँ से आते हैं? भूमध्य सागर के पास से जो है उठती हैं। तो भारत के जो उत्तरी मैदान है उनमें शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में अचानक शीतकालीन वर्षा लाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम प्राकृतिक आपदा का सामना करता है? तो ये बोला जा रहा है इनमें से कौन सा वह राज्य है जो अधिकतम प्राकृतिक आपदा का सामना करता है? तो ये है उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा राज्य अधिकतम प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। यहाँ पर चक्रवात आते हैं, बाढ़ आती है, सूखा का सामना भी इनको करना पड़ता है ना। तो देखो, बाढ़ भी आ रही है और उसके बाद भी सूखे का सामना करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारण क्या है? मई माह में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारक क्या है ना। तो इसका सही कारक हो जाएगा स्थानीय तापमान में भिन्नता। क्या है? स्थानीय तापमान में जो है वो भिन्नता होती है। इसका कारण है कि मई माह में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। अब थोड़ी सी इसके बारे में और जानकारी याद रख लेना, सुन लो। बेसिक से क्वेश्चन बन सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा एमपीपीएससी फैक्ट ही पूछे। कभी कॉन्सेप्ट पूछ लिया ना तो आप हिल जाओगे फिर। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सबसे महत्वपूर्ण कारक है स्थानीय तापमान में भिन्नता। क्या है? स्थानीय तापमान में भिन्नता। तटीय क्षेत्र में बढ़ी हुई लेकिन असमान तापमान वृद्धि चक्रवात के लिए सक्शन उत्पन्न करती है ना। और इस प्रकार चक्रवात इस अतिरिक्त एंट्रोपी को इकट्ठा करने के लिए अपने प्राकृतिक पथ से गर्म क्षेत्र की ओर विक्षेपित हो जाता है। यह चक्रवात की गंभीरता और क्षेत्रीय भेद्यता को बढ़ाकर चक्रवात को लाता है। तो इसलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो स्थानीय तापमान में भिन्नता के कारण आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी काली कपास मिट्टी का निर्माण किसके अपक्षय के कारण हुआ है? तो ये तो सभी को पता होता है लगभग, है ना। ज्वालामुखी चट्टानों के जो है वो अपक्षय से हुआ है काली मिट्टी का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 52 है, ध्यान से देखोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी लोहे की अधिकता के कारण बंजर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी लोहे की अधिकता के कारण जो है वो बंजर हो जाती है? तो इसका सही आंसर है लेटेरिक। कौन सी है? लेटेरिटिक। लेटेराइट भी बोल सकते हैं इनको, है ना। ये हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है, इस कारण ही बंजर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में न्यूनतम जल धारण क्षमता होती है? सबसे कम जल धारण क्षमता किस मिट्टी में होती है ये पूछा जा रहा है।
तो इसका सही आंसर है जलोढ़ रेतीली मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ रेतीली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए जो है, इसकी क्षमता जो होती है सबसे कम होती है जल धारण की। जलोढ़ रेत मिट्टी में न्यूनतम जल धारण की क्षमता होती है, क्योंकि सीमेंट सीमित जल धारण क्षमता वाली मिट्टी यानी रेतीली दोमट उच्च जल धारण क्षमता वाली मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी की तुलना में बहुत जल्दी संतृप्ति बिंदु तक पहुंच जाता है। मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए हमें कौन सी फसल बोनी चाहिए, ये बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला चना। अगर हम बहते हैं या फिर उड़द, काला चना या उड़द हम बहते हैं तो इससे मिट्टी की उर्वरता जो है वो बढ़ती है। मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही नहीं है? ये पूछ रहे हैं कि कौन सी विधि सही नहीं है, तो आप बताएंगे फसल चक्रण सही है क्या, मिश्रित खेती सही है क्या, बीज संशोधन सही है क्या, एकाधिक फसल सही है क्या? ये तो सही है नहीं पूछा, कौन सी सही नहीं है ये बताना है ना। तो कौन सी सही नहीं है? तो बीज संशोधन जो है वह विधि सही नहीं है मिट्टी की उर्वरता को प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, दक्षिण भारत में सिंचाई कार्यों का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई कार्यों का अग्रदूत जो है वो सर ऑर्थर कॉटन को माना जाता है। किसको? ऑर्थर कॉटन को माना जाता है सिंचाई कार्यों का अग्रदूत दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में पानी की खपत का हिस्सा अधिक है? पानी की खपत का हिस्सा अधिक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक पानी जो है वो खपत होता है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो कौन कौन से राज्य हैं जो भाखड़ा नांगल में शामिल हैं? तो इसमें शामिल हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जो है वो भाखड़ा नांगल में शामिल हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों का एक संयुक्त उद्यम है और यह सतलुज के बहुमूल्य पानी का दोहन करते हैं। किसका? सतलुज नदी के। अगला है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा नदी पर है। 1967 में यह पूरी हुई थी परियोजना, और याद रखना है आपको, नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। नाग अर्जुन है ना, तो अर्जुन आ रहा है तो कृष्णा ही आएगा जहां अर्जुन होगा। तो कलपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना जो है यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। भारत में कृषि को माना जाता है एक पेशा, नहीं माना जाता है ना। क्या माना जाता है भारत में कृषि को? आजीविका का एक साधन माना जाता है, ना कि लाभ का साधन। आजीविका का एक साधन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, जो कह रहा है कि हरित क्रांति नई कृषि रणनीति के अनुकूलन का परिणाम थी, जिसे 20वीं शताब्दी में खालिस्तान दशक के दौरान पेश किया गया था। तो किस दशक के दौरान पेश किया गया था? आपको तो पता ही है कि इसका सही आंसर है 70 के दशक में। कब? 70 के दशक में। हरित क्रांति 7वें दशक में वर्ष 1966 में शुरू हुई थी और इसका पहला चरण जो है 1966 था, है ना। और कब तक चला था पहला चरण? 1981 तक। पहले चरण में हरियाणा, पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश और पंजाब के जो हिस्से हैं इनको शामिल किया गया था। 70 के दशक, आपको आंसर याद रखना है। हरित क्रांति का संबंध है किससे है? हरित क्रांति का संबंध आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध जो है वो गेहूं उत्पादन से है। किससे? गेहूं उत्पादन से। इसकी शुरुआत जो है 1966-67 में हुई थी, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए हाई यील्ड वैरायटी के बीजों को शामिल किया गया था। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग और भारत के एम.एस. स्वामीनाथन को इसका श्रेय दिया जाता है। विश्व भर में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। साथ ही भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, यह भी आप कमेंट करके हमें बताएंगे। नकदी फसल में शामिल नहीं है। नकदी फसल में शामिल नहीं है। इन चार ऑप्शनों में से कौन सी ऐसी फसल है जो नकदी फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गेहूं नकदी फसल नहीं है, बल्कि गेहूं कैसी है? खाद्यान्न फसल है। वहीं गन्ना नकदी फसल है, जूट भी नकदी फसल है और कपास भी नकदी फसल है। साथ ही जूट कैसी है? जूट रेशेदार फसलों में भी शामिल है ना। तो कुछ जो नकदी फसलें होती हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गई, जूट हो गया, तंबाकू हो गई, केला हो गया, तिलहन हो गए, है ना, आदि शामिल हैं। वहीं गेहूं चावल कैसी फसलें होती हैं? खाद्यान्न फसलें होती हैं।
पूछा जा रहा है भारत की मुख्य फसल है। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा जा रहा है कि भारत की मुख्य फसल कौन सी है। तो भारत की देखो मुख्य फसल तो है चावल, लेकिन दूसरे नंबर पर है गेहूं। दूसरी मुख्य फसल कौन सी होगी? गेहूं होगी, और दोनों ही खाद्यान्न फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है निम्नलिखित में से भारत में लोहे अयस्क किस चट्टान प्रणाली में प्राप्त होता है, पाया जाता है। तो लोहे अयस्क किस चट्टान प्रणाली में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो है वह लोहे अयस्क मिलता है। कहाँ मिलता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। क्वेश्चन नंबर 67 है बॉक्साइड एक अयस्क है। तो बॉक्साइड किसका अयस्क है? बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये आसान सा क्वेश्चन था, सभी को पता होता है कि ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइड का रंग लोहे की मात्रा के आधार से सफेद, गुलाबी या लाल होता है ना। तो इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 68 है कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? क्या कोडरमा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोडरमा जो है वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का कोडरमा जिला अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कोडरमा जिला का कहाँ पर है? झारखंड में अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला तो ये पाया जाता है मकराना, सांबर झील के पश्चिम में स्थित है। ये मकराना कहाँ पर है? सांबर झील के पश्चिम में स्थित है। ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल में भी मकराना संगमरमर लगा हुआ है ना, मकराना। विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में है ना? कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है तालचेर एक प्रसिद्ध कोयला, तालचेर जो है एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है स्थित है। कहाँ पर है तालचेर? कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा में है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, तालचेर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। तालचेर क्या है? एक कोयला क्षेत्र है ना, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर खनन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 है नवगाम तेल क्षेत्र स्थित है। तो नवगाम कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है नवगाम। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है। तो हाइड्रोजन विजन 2025 जो है पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित है। किससे? पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। इसका रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है। रामागुंडम सुपर पावर थर्मल स्टेशन कहाँ पर है? तो ये लगाया गया है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। भारत के सबसे बड़े थर्मल पावर स्टेशनों में से एक तेलंगाना में स्थित है रामागुंडम सुपर पावर थर्मल पावर स्टेशन। 2600 मेगावाट इसकी क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 74 है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? बोला जा रहा है कि भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था तारापुर। कहाँ पर? तारापुर। तारापुर में किया गया था पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बोईसर के पास स्थित है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। कब स्थापित हुआ था? 1969। आपको याद रखना है 1969 जो है याद रखना है कि 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75 है निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत में सबसे बड़ा ज्वारीय ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र है? कौन सा तट जो है वो सबसे बड़ा ज्वारीय ऊर्जा उत्पादक की बात हो रही है? तो ये है खंबात तट। कौन सा है? खंबात तट है। यहाँ पर सर्वाधिक ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है ना। तो इनको तो आपने 9th 10th क्लास में ही अच्छे से पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा है अच्छे से तो अभी तो यहाँ मेहनत करनी पड़ रही है। सारी की सारी चीज़ें एनसीईआरटी से हैं, बहुत आसान है चीज़ें। अभी अगर आपने पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होता ना तो निश्चित रूप से सारी की सारी चीज़ें अच्छे से हो जानी थी। इसमें से क्या होगा सही आंसर? तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है ना, देखना है हमें। तो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा में देखो कि क्या क्या है, और अनवीकरणीय ऊर्जा में देखो फिर बताओ आपकी क्या है। पेट्रोलियम जो है ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। अनवीकरणीय में और क्या क्या आता है? जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई है ना, ये सब किस में आते हैं? अनवीकरणीय में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है भारत का पीटर्सबर्ग है। तो किसे कहा जाता है भारत का पीटर्सबर्ग?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। किसे? जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। यह लोहे एवं इस्पात उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहे एवं इस्पात उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 78 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत का एक प्राचीन उद्योग है? भारत का एक प्राचीन उद्योग है, ये बताना है। तो भारत का प्राचीन उद्योग तो सूती कपड़ा ही है। कौन सा है? सूती कपड़ा है प्राचीन उद्योग। भारत में पहली कपास मिल जो है वो 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लिस्टर में स्थापित की गई थी, लेकिन व्यावसायिक रूप से ये असफल रही थी। दूसरी कपास मिल जो है वो 1854 में KGN डाबर द्वारा स्थापित की गई। कहाँ पर? बॉम्बे में। तो ये आपको याद रखनी है, दूसरी 1854 में और पहली कोलकाता में की गई थी, है ना। किस नाम से? फोर्ट ग्लिस्टर, जो कि असफल नहीं हो पाई थी, असफल हो गई थी। कांदला बंदरगाह स्थित है, ये बताना है। कांदला बंदरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कांदला बंदरगाह जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में जो है कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला बंदरगाह कांडला क्रीक में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है ना। और ये एक संरक्षित प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है? संरक्षित प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ये बताना है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपको पता ही है, कर्क रेखा जो है वो झारखंड राज्य से गुजरती है। कहाँ से? झारखंड राज्य से। तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, अगर आपको ये पता है ना, तब तो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। और वो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, है ना, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 8 जिले, 8 राज्य है ना, माफ कीजिए, राज्य है ना। 8 राज्यों को याद रखना है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नहीं करता है पूछा जा रहा है ना। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा है कि जो सीमा साझा नहीं करता है। सिक्किम करता है, ये तो तय है ना। अरुणाचल प्रदेश भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, लेकिन जो मेघालय है वो जो सीमा साझा नहीं करता है। मेघालय की सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगती है। किससे? बांग्लादेश से। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तानी क्षेत्र है? ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो असम क्या रेगिस्तानी क्षेत्र है? गंगा का क्षेत्र जो है रेगिस्तानी क्षेत्र है क्या? ये बताना है आपको, है ना। या फिर आपको और ऑप्शन देख के बताओ कौन सा है। तो इसमें से जो क्षेत्र है सिंधु क्षेत्र, ये है रेगिस्तानी क्षेत्र। कैसा है? सिंधु क्षेत्र। सिंधु घाटी क्षेत्र उत्तर पश्चिमी पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। हम आपको बता दें कि अभी करंट अफेयर्स का जो लास्ट पार्ट है वो आना है ना। लास्ट पार्ट ही रह गया है, तो वो आएगा, आपको कंप्लीट मिल जाएगा उसमें करंट अफेयर्स। और फिर उसके बाद एक मैराथन वीडियो डाल देंगे। कब? उसकी उसी का बना के कंपाइलेशन वीडियो डाल देंगे 22 तारीख को, है ना। तो 23 को पेपर है, 22 को उसका मैराथन वीडियो देख के जाना, तो रिवीजन हो जाएगा उसका एक बार में। और थोड़ी क्या करना, स्पीड बढ़ा लेना वीडियो की, तो जल्दी से रिवीजन हो जाएगा, ये भी अच्छा रहेगा। अभी ये हम ज्योग्राफी के लगा रहे हैं MCQ, है ना। और फिर हम अलग अलग यूनिट के सभी के MCQ लगाएंगे, है ना। जो कल ना है, बहुत सारे MCQ के वीडियो आएंगे आपके, बहुत सारे, तो उन्हें देख लेना है। साथ ही कल ही जो है आपका ये यूनिट 8 का करंट अफेयर्स का वीडियो भी आएगा, लास्ट पार्ट, है ना, तो उसको भी देख लेना है। तो निश्चित रूप से आप लोग वीडियो को लाइक क्या करो यार, तो और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी वीडियो आएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में ईंधन की लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ईंधन की लकड़ी की बात हो रही है, कौन सा देश है? तो ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ईंधन की लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। और दूसरे नंबर पर है चीन, फिर तीसरे नंबर पर है ब्राजील आता है। तो दूसरे नंबर पर चीन का नाम आता है और तीसरे नंबर पर ब्राजील का नाम आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर कितना अंतर है? तो पुरुष और महिला की जो साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार, कहाँ की बात हो रही है? भारत की बात हो रही है, ना कि मध्य प्रदेश की, है ना। कितना अंतर है इनकी साक्षरता में? तो इनकी साक्षरता में 16.68% का अंतर है। कितना है? 16.68% का अंतर है। आप और हम जानते हैं कि जो भारत की साक्षरता दर है ना, भारत की साक्षरता दर, पुरुषों की साक्षरता दर है 82
82.14%। कितनी है? 82.14%। वही महिलाओं की है 65.46% है ना, ये महिलाओं की है। तो पुरुष साक्षरता दर है भारत की 82.14 और महिलाओं की है 65.46। इस प्रकार से टोटल हम अंतर निकालेंगे तो अंतर आता है 16.68 है ना। कितना आता है? 16.68। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक कारक जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करता, ये बताना है। ऐसा कौन सा, किसकी बात हो रही है? सामाजिक आर्थिक कारण की। सामाजिक भी हो और आर्थिक भी हो, है ना। ऐसा कौन सा कारक है जो जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करता है की बात हो रही है, ये देखना है हमें, है ना। तो इसका आंसर हम देखते हैं कौन सा है। शहरीकरण बिल्कुल है, शहरीकरण तो है ना। कृषि पद्धति, कृषि पद्धति नहीं है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता बिल्कुल है सामाजिक आर्थिक कारण। राजनीतिक निर्णय बिल्कुल है सामाजिक आर्थिक कारण है, लेकिन कृषि पद्धति नहीं है। विश्व जनसंख्या का जो असमान वितरण के लिए मुख्य उत्तरदायी कारण माने जाते हैं, उनमें शहरीकरण हो गया, खनिज संसाधनों की उपलब्धता हो गई, राजनीतिक निर्णय हो गए, जनसंख्या का प्रवासन हो गया, शैक्षणिक कारक हो गया। लेकिन कृषि पद्धतियां बात हो रही है, कृषि की बात नहीं हो रही, कृषि पद्धतियों की बात हो रही है। कृषि पद्धतियां इसके लिए कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात कितना था? बाल लिंग अनुपात की बात हो रही है, तो भारत का बाल लिंग अनुपात है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। भारत का बाल लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 919 था। हरियाणा 793 के अविश्वसनीय रूप से कम बाल लिंग अनुपात के साथ सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है। हरियाणा का सबसे कम बाल लिंग अनुपात है और भारत का कितना है? 919 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो किस राज्य में जो है वो सबसे कम आबादी है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है सिक्किम। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। यहाँ पे 6.11 लाख ही जनसंख्या मात्र है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जा रही है, तो लक्षद्वीप जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक दर्ज किया गया है? किसकी बात हो रही है? शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो सबसे अधिक कहाँ दर्ज किया गया है? तो ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी आबादी ग्रामीण आबादी है, तो अगर ग्रामीण आबादी की बात हो तो सबसे अधिक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी आबादी है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में शहरी आबादी है सबसे अधिक, है ना। देश की शहरी आबादी सबसे अधिक। लेकिन कुल जनसंख्या के संदर्भ में शहरी जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में, किसके मामले में? प्रतिशत पूछा गया था, इसलिए हमने हरियाणा आंसर किया है। बाकी महाराष्ट्र में सर्वाधिक संख्या है, शहरी जनसंख्या जो है सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर शहरी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में पूछी जाए तो आपको हरियाणा आंसर करना है। यही फायदा होता है एमसीक्यू लगाने का, है ना, कि हमें एक अलग अप्रोच से पढ़ने का तरीका हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, जनसंख्या भूगोल खालिस्तान की एक शाखा है। हमें ये बताना है कि जनसंख्या भूगोल जो है किसकी एक शाखा के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है मानव भूगोल। और मानव भूगोल के जनक आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, जो आर्ट से पढ़ के आए हैं ना। मानव भूगोल के जनक कौन होते हैं? रेट जेल को कहा जाता है ना। नंदा देवी शिखर किसका भाग है? ये पूछा जा रहा है कि नंदा देवी शिखर जो है वो किसका भाग है? तो नंदा देवी शिखर गढ़वाल हिमालय का भाग है। किसका है? गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है नंदा देवी। नंदा देवी केटू और कंचनजंगा और नंगा पर्वत के बाद भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। यह गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। 1992, माफ कीजिए, 92 को देख के सीधे 1992 निकल गया मुंह से। क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? ये बताना है कि इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है। तो आप देखो इन फसलों को, फिर बताओ कौन सी नकदी फसल जो है वो नहीं है। आपको क्या लगता है कौन सी होनी चाहिए? जल्दी से बताइए। ये सरल सरल क्वेश्चन है, इसलिए हम आपके लिए छोड़ के रखते हैं। इसका सही आंसर है ज्वार। क्या है? ज्वार जो है वो नकदी फसल नहीं है। वहीं जूट हो गया, मूंगफली हो गई और गन्ना हो गया, ये कैसे हैं? नकदी फसल है ना। तो एक मिनट।
देखो कुछ चीजें और याद रख लो। ज्वार नकदी फसल नहीं है, एक चीज हो गया। भारत सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इसमें भारत की प्रमुख फसलों को प्रदर्शित किया गया है। उसमें जो खाद्य फसलें हैं उसमें चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज, दालें, इनको शामिल किया गया है। गैर खाद्य फसलों में नकदी फसलें आती हैं, उनको शामिल किया गया, जैसे जूट, मूंगफली, गन्ना हो गया, है ना। तो इनको शामिल किया गया है। इनमें शामिल होता है तिलहन, मूंगफली, रेपसीड, सरसों, है ना। वहीं तिलहन में कौन कौन सी फसलें होती हैं? तिलहन फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता है, तो जैसे मूंगफली हो गई, सरसों हो गई, ये तिलहनी फसलें हैं। रेशा फसलें जिनसे रेशा बनाया जाता है, कपास हो गया, जूट हो गया, है ना, मेस्टा हो गया, ये सब क्या है? कपासी फसलें। वृक्षारोपण फसलें, है ना, चाय, कॉफी, रबर, आलू, ये सब कैसी हैं? वृक्षारोपण फसलें। अन्य फसलों में गन्ना और तंबाकू भी शामिल होते हैं, और गन्ना तंबाकू दोनों ही नकदी फसलों में भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, पाट क्षेत्र स्थित है। पूछा जा रहा है कि पाट क्षेत्र स्थित है ना। पाट क्षेत्र स्थित है तो कहाँ पर है? पाट क्षेत्र जो है वो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है? झारखंड में। इस क्षेत्र में ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं पाट क्षेत्र में, और छोटा नागपुर पठार का अधिकतम भाग जो है वो झारखंड राज्य में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94 है, बस हमारे 100 क्वेश्चन होने ही वाले हैं। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? इनमें से बोला जा रहा है कौन सा राज्य जो है वो उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों में कसमें शामिल नहीं है। आसान सा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल इसका आंसर नहीं है, है ना। 7 बहनों में कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है। साथ ही सिक्किम भी इसमें शामिल नहीं होता है, तो यह भी आपको याद रखना है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक शहर स्थित है, कहाँ पर है ये? तो इसको आपको सही आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता। कहाँ पर? कोलकाता। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96 है, भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश के नाम से जाना जाता है, का दक्षिण भारतीय मंदिर कहाँ स्थित है? तो इनका मंदिर है बिलीगिरी रंगा पहाड़ियों पर। कहाँ पर है? बिलीगिरी रंगा पहाड़ियों पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जेएनपी जो है, जिसे अब नाहवा सेवा कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता ही है नाहवा सेवा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसी को अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो जोड़ता है किससे किसको जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, तो ये हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। किसको? हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 1। यह हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है तथा गंगा नदी प्रणाली के भागीरथी हुगली भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन शुरू करने की योजना है। भारत के जो रेल मंत्रालय की है बुलेट ट्रेन कहाँ शुरू नहीं है? तो आपको पता ही है मुंबई से अहमदाबाद, है ना, चलाई जानी है। क्वेश्चन नंबर 100 है, कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? ये पूछा जा रहा है कौन सा इनमें से नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो जब हम पानी की ऊर्जा है क्या, ठीक है, पृथ्वी की ऊर्जा है क्या, सूर्य की ऊर्जा है क्या, ये तीनों ही नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन। वहीं उपरोक्त में से इसका कोई नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर इसमें है ही नहीं। इस प्रकार से हमने जो है 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वह आपको 100 के 100 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं हमने। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है हम उसके टॉपिक आपको दिखा देते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। हमारे अगले जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वह भी ज्योग्राफी से संबंधित होने वाले हैं, ना। तो वन, वनोपज, पहाड़ियाँ और पठार हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित टॉपिक होंगे। प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई, पारंपरिक सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं शामिल होंगी उसमें। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत होंगे, और मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग शामिल होंगे। साथ ही जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व एवं नगरीकरण भी इसमें शामिल होगा इस अगले वीडियो में। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, है ना। ये अगला वीडियो जो है कल आएगा। कल जो है कम से कम 1000 क्वेश्चन लगाएंगे। कितने? 1000 MCQ को कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पर लाइक शेयर आपको बता देंगे कि आप इस वीडियो पर आप जितने ज़्यादा लाइक शेयर आएंगे ना उतने जल्दी। हमें क्या है कि जब व्यूज़ नहीं आते ना, तो मैं हूँ या कोई और भी टीचर रहे, उसको लगता है कि अरे यार इस टॉपिक को बच्चा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर जिस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें वो दो ना। तो इस प्रकार से फिर टॉपिक बदलते रहते हैं और फिर पता चलता है कि कोई भी चीज़ ढंग से हम नहीं पढ़ पाए हैं। मुझे विश्वास है आप लाइक ज़रूर करेंगे, ना।